रहे थे क्लास 8th में वर्ण संयोग। वर्ण संयोग कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन का संयोग, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो जिसमें हमने देखा स्वर और व्यंजन का संयोग किस प्रकार से होता है कि शब्द के अंत में आने वाला स्वर रहित व्यंजन अकेला बोला जाता है, जैसे कि भगवान। उसी प्रकार से हमने फिर देखे स्वरों और व्यंजनों का संयोग भी 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला मात्रा के रूप में और दूसरा होता है व्यंजनों से पहले। उसके बाद हमने देखा कि मात्रा के रूप में व्यंजनों का संयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जहाँ पर मैंने टेबल बना करके आपको बताया है। फिर व्यंजनों से पहले स्वर का संयोग किस प्रकार से होता है। देखिए जब व्यंजनों से पहले स्वर का प्रयोग का अर्थ है कि जब हमारा व्यंजन आता है तो उसके पहले हमें स्वर किस प्रकार से लिया जाता है या फिर हम उसको किस प्रकार से उसका हम प्रयोग करते हैं। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, फिर हमने देखा कि व्यंजन का व्यंजन से हम संयोग कैसे करते हैं, कैसे उसको मिलाते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कल हमने व्यंजन का व्यंजन से संयोग में के हमने नियम पढ़े थे। जैसे कि उसका पहला नियम था आधे व्यंजन कई प्रकार से लिखे जाते हैं, इनके मिलाने की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार से हैं, जिनमें से जिन व्यंजनों में पाई होती है उनकी पाई हटा दी जाती है और अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर मैंने टेबल भी बनाई हुई थी, जैसे कि खा हमारा पूरा व्यंजन है और उसके बाद हमने जब उसको आधा किया तो उसे किस प्रकार से दूसरे व्यंजन के साथ मिलाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे बिना पाई वाले व्यंजन ड, ट, ठ, ड, द जब दूसरे व्यंजन से मिलाए जाते हैं तब इनमें हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ट प्लस ठ बराबर ट ठ या उन्हें पूरा लिखकर अगले व्यंजन को उसकी सिरोरेखा हटाकर पहले वर्ण के नीचे लिख देते। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो अभी हमने फर्स्ट वाले नियम में पढ़ा था, फर्स्ट वाले रूल में पढ़ा था कि जब उसको हम आधा करते तो उसकी हम पाई मतलब उसके साथ जो बड़ा की मात्रा जो लगी होती है हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके साथ ही अब हमने क्या उसका दूसरा नियम क्या, और उसके पहले नियम में ही मात्रा को हटाने के बाद दूसरे व्यंजन के साथ ही उसको पूरा लिख दिया जाता है। ठीक है, दूसरे व्यंजन के साथ उसको मिलाकर लिख दिया जाता है। लेकिन दूसरे रूल में क्या है कि बिना पाई वाले व्यंजन जो जिनमें पाई नहीं होती है उसे दूसरे व्यंजन में मिला देते हैं, लेकिन मिलाने पर क्या करते हैं कि उस व्यंजन के साथ या तो हम इस प्रकार से हलंत लगा देते हैं और फिर हम दूसरा व्यंजन पूरा लिख देते हैं, या फिर यदि हम इस प्रकार से हलंत नहीं लगा रहे हैं तो हम उसकी सिरोरेखा मतलब उसके ऊपर की मात्रा को हटा करके उसी दूसरे व्यंजन के नीचे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ड और ख, मतलब ये डा हमारा ना का उच्चारण दे रहा है इसलिए पंख। टा हमारा देखिए यहाँ पर टा है जैसे भट्टी। यहाँ पर देखिए मैंने डा पहला हमारा है तो उसके नीचे हमारा हलंत लगा है, दूसरे डा ये हमारे व्यंजन ही है। इसमें हमने लड्डू देखिए, लड्डू इस प्रकार से यहाँ पर डा हमारा आधा माना गया है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। फिर उसके बाद वही अक्षर मैंने दोबारा लिखा हुआ है तो वही अक्षर हमने डा के नीचे हलंत ना लगा करके दूसरे व्यंजन के नीचे उसी व्यंजन को लगा दिया है। इस प्रकार से हम भी अपने वर्णों को लिख सकते हैं। का और फा का रूप दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर क और फ हो जाता है, मतलब इन्हीं को जब हम किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये अधूरे हो जाते हैं। ये हमारा तीसरा नियम है। तो देखिए यहाँ पर मैंने का प्लस का, देखिए यहाँ पर मक्खी, मक्खन, क्या, क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे क्या है, दूसरे व्यंजन है और उसी के लिए ये जो दोनों हमारे अक्षर ये क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जैसे फा देखिए यहाँ पर हमारा इसके बाद दूसरा व्यंजन है तो उसके पहले वाला व्यंजन क्या हुआ, हमारा आधा हो जाता है। जिस प्रकार से हफ्ता, दफ्तर या फिर फ्यूज। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं